Hello friends, this is SP. Welcome to Adega Manch. We are present here with another new session that is English Pedagogy CTET Special. फ्रेंड्स इस सीरीज़ में जो हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे ये रहेगा पार्ट नंबर 10 यानी कि पार्ट 10। इससे पहले हम पार्ट 9 कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स इंग्लिश पेडागोजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सेशन है यानी कि ये रहेगा पार्ट 10, ठीक है। इससे पहले 9 यानी कि 9 पार्ट कर चुके हैं, आज जो रहेगा 10। तो शुरू करते हैं यानी कि ये सीरीज़, ये इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपके इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, उसको डेवलप करने में हेल्प कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ यानी कि डिस्कस करते हैं आज के लिए इस सीरीज़ का। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर इज एप्रिसिएटिंग अ चाइल्ड फॉर हिज ओवरऑल लैंग्वेज यूज थ्रू सम ऑफ वर्ड्स वर मिसस्पेल्ड बाय हिम। द टीचर इज यूजिंग स्पेस अप्रोच इन हर क्लास। फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि एक टीचर है, ठीक है, वो अपने स्टूडेंट्स के, ठीक है, उसका एक स्टूडेंट्स है, ठीक, उसके वो इस तरह से अप्रिशिएट करता है कि ओवरऑल लैंग्वेज यूज जो भी वो अपनी भाषा में यूज करता है, ठीक है, चाहे वो रीडिंग की बात हो चाहे वो राइटिंग की बात हो, ठीक। यानी कि बच्चा कुछ मिस स्पेल्ट भी कर देता है, लेकिन ओवरऑल जो भी उसने लैंग्वेज यूज की उसको अप्रिशिएट करता है और उसको शाबाशी देता है, ठीक है, उसको इनकरेज करता है। द टीचर इज यूजिंग, तो जो एक टीचर है वो कौन सा अप्रोच यूज कर रहा है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। टीचर अपने बच्चे को, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से अप्रिशिएट करता है, ठीक है, उसकी ऑल ओवर जो लैंग्वेज है उसकी शाबाशी देता है, उसकी बढ़ाई करता है, ठीक। लेकिन उसमें कुछ वो महसूस करता है और देख पाता है कि उसमें कुछ मिस्टेक भी किए हैं, लेकिन वो ओवरऑल लैंग्वेज के अप्रिशिएट करता है। तो कौन सा अप्रोच वो यूज कर रहा है, यानी कि कम्युनिकेटिव अप्रोच या फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच या फिर होल लैंग्वेज अप्रोच या फिर स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से यदि हम देखें, जिसमें यानी कि होल लैंग्वेज अप्रोच की हम बात करते हैं, यानी कि रीडिंग की बात करते हैं, जब भी टीचर ओवरऑल लैंग्वेज की एप्रिशिएटिंग की बात करता है, ठीक है, बच्चों को ओवरऑल लैंग्वेज में उसके डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है, उसकी शाबाशी की बात करता है, तो वहाँ पे जो यूज होता है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सी ऑप्शन यानी कि होल लैंग्वेज अप्रोच की वो बात करता है। होल लैंग्वेज अप्रोच का मतलब वो बच्चे को इस आधार पर आकलन करता है, बच्चे का असेसमेंट करता है कि बच्चा किस तरह से पूरे लैंग्वेज को अच्छी तरह से यूज कर रहा है। बशर्ते 1-2 मिस्टेक वो कर पाता है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा यानी कि सी वुड बी करेक्ट, होल लैंग्वेज अप्रोच। इस तरह के यानी कि जब भी कोई टीचर ओवरऑल लैंग्वेज यूज को एप्रिशिएट करता है, उसका आकलन करता है, ठीक है, और एप्रिशिएट करके बच्चे को आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करता है, तो वहाँ पे होल लैंग्वेज अप्रोच की बात होती है। यदि हम कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात करें तो इसमें यानी कि कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कम्युनिकेटिव यानी कि इंटरेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि हम कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट की बात करें तो ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात होती है, और स्ट्रक्चरल की बात करें तो यानी कि इसमें फंक्शन की बात होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स इंग्लिश पेडागोजी सीटेट स्पेशल की ये सीरीज़ कंटिन्यू है, जिसमें हम आज कर रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी सीटेट स्पेशल पार्ट 10 जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 इस सीरीज़ का, विच अप्रोच लेज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन हैबिट इन्फॉर्मेशन। जब भी हम हैबिट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो कौन सा अप्रोच है, ठीक है, जो हैबिट इन्फॉर्मेशन की बात करता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच, ठीक है, इससे पहले भी इसी तरह के हमने अप्रोचेस की बात की, या बिहेवियरिस्टिक अप्रोच या फिर इलेक्ट्रिक अप्रोच या फिर कॉग्निटिव अप्रोच। तो फ्रेंड्स हैबिट का मतलब बच्चा किस तरह से हैबिट करता है, उसकी कौन सी आदतें हैं। आदत का संबंध बच्चे के सीधे सीधे व्यवहार से होता है, उसकी एक्टिविटी से होता है, ठीक है, उसके कुल मिला के ओवरऑल आउटपुट से होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है, जो भी उस बच्चे का व्यवहारवादी अप्रोच है उसकी बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जब भी हैबिट इन्फॉर्मेशन या फिर व्यवहार, उसकी एक्टिविटी की बात हो किसी बच्चे की, ठीक है, तो वहाँ पे बिहेवियरिस्टिक अप्रोच होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 इस सीरीज़ का।
ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बात हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंसेस इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। जब भी हम मल्टीपल थ्योरी यानी कि इंटेलिजेंस के मल्टीपल थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की जब भी हम बात करते हैं तो कौन सी थ्योरी है इंटेलिजेंस की, वो जिसमें हम लैंग्वेज का संबंध उससे स्थापित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लुएंसी, एक्यूरेसी और इंटेलिजेंस, जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पे फ्लुएंसी का संबंध सीधा सीधा बिल्कुल सही बात है, फ्लुएंसी का संबंध स्पीकिंग से होता है, एक्यूरेसी का संबंध राइटिंग से होता है। तो फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन सही बैठता है, लेकिन हम करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट जो होगा, ठीक है। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक का संबंध की बात करें, ठीक है, तो लिंग्विस्टिक का संबंध, लिंग्विस्टिक में सारी चीज़ आ जाती हैं किसी भी लैंग्वेज के, चाहे वो फ्लुएंसी है चाहे वो एक्यूरेसी हो, ठीक है। या सी की बात करें वोकेबलरी ग्रामर इंटेलिजेंस, तो इस तरह की कोई इंटेलिजेंस होती नहीं है। या फिर विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, तो विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस तो होती है। तो विजुअल की यदि हम बात करते हैं तो उसका संबंध लैंग्वेज से हो सकता है, लेकिन स्पेशल की जब भी हम बात करते हैं तो इसका संबंध किसी भी स्थान, ठीक है, वगैरह से होता है, तो ये नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। जब भी वर्बल की बात करें, बोलने से संबंधित, उसका संबंध भी लैंग्वेज से है। और लिंग्विस्टिक की बात करें तो लिंग्विस्टिक में वो सभी चीज़ें आ जाती हैं। सभी चीज़ें का मतलब फ्लुएंसी हो गई, एक्यूरेसी हो गई, ठीक है, या फिर सेमेंटिक होगा, सिंटैक्स हो गया, ग्रामर हो गई, सभी लिंग्विस्टिक उस चीज़ की बात करता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसका जो संबंध है वो लैंग्वेज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि वैनिशिंग मदर टंग इन द क्लासरूम इन द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पेस मेथड। फ्रेंड्स दोबारा से समझने की कोशिश करिए। वैनिशिंग मदर टंग यानी कि जिस क्लासरूम में जब मदर टंग का यूज नहीं होता तो वो कौन सा, किस मेथड का एक करेक्टरिस्टिक, किस मेथड की एक विशेषता है जिसमें मदर टंग को बिल्कुल, यानी लैक ऑफ मदर टंग कह सकते हैं कि मदर टंग जो हमारी मातृभाषा है उसका यूज नहीं होता, उसे बाइलिंगुअल कहते हैं। बाइलिंगुअल का मतलब द्विभाषी होता है जिसमें एक मदर टंग होती है और एक टारगेट लैंग्वेज। तो ऑप्शन ए हट जाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की यदि हम बात करें तो उसमें ज़्यादा यूज मदर टंग का ही होता है, ठीक है। नेचुरल मेथड की बात करें तो नेचुरल मेथड में भी मदर टंग का यूज होता है। यदि हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि डायरेक्ट मेथड। फ्रेंड्स जब भी हम लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में मेथड यानी कि डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट मेथड में मदर टंग को लैक ऑफ मदर टंग हो जाता है, यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसका ज़्यादा यूज होता है। कुल मिला के हम इंग्लिश सिखा रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन करने की बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे और इंग्लिश से ही हम मीनिंग और जितने भी स्ट्रक्चर वगैरह हैं, रूल्स, उससे समझाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, स्पेस डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, यानी कि जब भी किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है, ऐसी टर्म जिसमें मीनिंग ऑफ लैंग्वेज की मीनिंग की बात आए, लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, ठीक है, या सीधी मीनिंग की बात आए तो उसे क्या कहते हैं, सिमेंटिक्स या फिर कोलोकेशन या फिर कोलोकियल या फिर सिंटैक्स। तो फ्रेंड्स जब भी लैंग्वेज में मीनिंग की बात हो, उसका संबंध हो तो सिमेंटिक होता है, सीधा ये चीज़ तो आप रट लीजिए, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन सिमेंटिक हो गया, मॉर्फिन हो गया, सिंटैक्स हो गया, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मीनिंग का जो संबंध, लैंग्वेज की मीनिंग का जो स्टडी करते हैं हम, तो सिमेंटिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर, हाँ इससे पहले हमने डिस्कस किया क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, अ हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन ए प्राइमरी स्कूल विच इज़ इन द एरिया ऑफ पंजाब, ठीक है। कोई एक हिंदी स्पीकिंग टीचर है, सिर्फ वो हिंदी बोलना जानता है, ठीक, वो
गेट पोस्टेड, यानी कि उसकी जो पोस्टिंग हो जाती है प्राइमरी स्कूल में होती है, ठीक है, और वो पंजाब प्रांत में हो जाती है, यानी कि पंजाब में होती है। ऑब्वियस सी बात है कि पंजाब प्रांत में किसी टीचर की पोस्टिंग होगी जो हिंदी भाषी है, तो वहाँ पे पंजाबी मदर टंग होगी, बच्चे जो प्राइमरी लेवल के बच्चे आएंगे वो पंजाबी भाषा बोलेंगे। सिंस ही डजेंट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ द एरिया, और ऐसा क्वेश्चन में कहा गया कि वो वहाँ की लोकल जो भाषा है यानी कि पंजाबी को नहीं जानता, तो ही शुड, उस टीचर को इस स्थिति में क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के पेडागोजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हिंदी पेडागोजी की बात करें वहाँ पे पूछा जाएगा, किसी भी लैंग्वेज पेडागोजी की बात करें वहाँ पे ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि एक हिंदी भाषी किसी भी दूसरी भाषा का टीचर है और वो दूसरी भाषा में उस प्रांत में या एरिया में उसकी पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं जानता, तो इस स्थिति में एक टीचर को क्या करना चाहिए। यदि आप टीचर बन के जाते हैं, आपके साथ इस तरह की सिचुएशन होती है, तो आप क्या करेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, यानी कि मोटिवेट द कम्युनिटी टू लर्न हिंदी एज इट्स अ नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज। आप वहाँ पे जाके ये कहेंगे कि वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ की जो लोकेलिटी है, जहाँ जिस कम्युनिटी के बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, वहाँ उसे उन्हें मोटिवेट करेंगे कि वो हिंदी सीखें, क्योंकि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, मदर टंग है और ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, इसलिए आप हिंदी सीखें, जब भी मैं आपके बच्चों को पढ़ा पाऊँगा। ठीक, तो ये ए ऑप्शन की बात हो गई। बी की तरफ चलते हैं, तो कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड देयर लोकल डायलेक्ट। तो वहाँ पे आप जाके इंग्लिश लैंग्वेज में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इंग्लिश को तो समझते होंगे। ठीक, लेकिन वहाँ पे ये कंडीशन है कि बच्चे पंजाबी भाषा जानते हैं, इंग्लिश को जानते नहीं, तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, ये रही बी की बात। यदि हम सी की बात करें, यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग। आप जो बच्चों की भाषा है, ठीक है, कोई भी एक भाषा हो, चाहे वो पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम, कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज को वहाँ की लोकल लैंग्वेज यानी कि मदर टंग को एज अ रिसोर्स आप यूज करेंगे और आपकी जो टीचिंग है उसे स्टार्ट कर देंगे। डी ऑप्शन कहता है अप्लाई फॉर द ट्रांसफ़र टू अ हिंदी स्पीकिंग एरिया। आप अप्लाई कर देंगे कि मेरा ट्रांसफ़र ऐसी जगह करा जाए जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिमाग लगाने की बात यह है कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। ठीक है, सीधे सीधे चारों ऑप्शन बिल्कुल ये कहते हैं कि आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज आ रिसोर्स। जो बच्चों की वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, पंजाबी जो भाषा है, उसको एज अ रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में आप यूज करेंगे और आपकी जो टीचिंग है उसे स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि धीरे धीरे, यानी कि फर्स्टली आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, कठिनाई महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे आप उस चीज़ में आदी हो जाएंगे और आप बच्चों की मदर टंग को समझ पाएंगे और बच्चे भी आपकी जो लैंग्वेज है जिसमें आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुल मिला के उसको हेल्प हो पाएगी। तो कुल मिला के दोनों लैंग्वेजेस, आपकी लैंग्वेज हिंदी और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है पंजाबी, उन दोनों के साथ एक इंटर रिलेशन हो पाएगा, दोनों के साथ अंतःक्रिया हो पाएगी और कुल मिला के एक रिसोर्स के रूप में आप उसको यूज करेंगे, बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। कुल मिला के वो पंजाबी में भी सीख पाएंगे और हिंदी, पंजाबी भी तो आती है, वो हिंदी भी बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, हमको लोकल लैंग्वेज यानी कि उन किसी भी बच्चे की जो मदर टंग है उसको एज अ रिसोर्स लेना है। ठीक है, या हम मल्टी लैंग्वेज क्लास की जब भी हम बात करते हैं, बहुभाषी कक्षा की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी प्रत्येक बच्चे की जो मदर टंग है उसको हम एज अ रिसोर्स लेंगे। ठीक है, इस तरह से नहीं कि डांट कर फटकार कर बच्चों को भगा दें कि नहीं, यह हंसी मजाक नहीं उड़ा सकते कि आप भोजपुरी बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं या आपकी स्पीकिंग अच्छी है। प्रत्येक भाषा का फर्स्टली तो आप सम्मान करेंगे एंड देन उस लैंग्वेज को एज अ रिसोर्स यूज करेंगे एक संसाधन के रूप में और आपकी जो टीचिंग है उसे कंटिन्यू रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वाइल डिज़ाइनिंग ए वर्किंग एक्टिविटी फॉर अ लैंग्वेज क्लास अ टीचर शुड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फोकस ऑन। वाइल डिज़ाइनिंग ए वर्किंग एक्टिविटी, जब आप टीचर के रूप में एज ए टीचर आप एक यानी कि
वर्किंग एक्टिविटी डिज़ाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए फॉर ए लैंग्वेज, ठीक है, भाषा के लिए, तो अ क्लास टीचर शुड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फोकस। तो एक क्लास टीचर को यानी कि कक्षा का जो टीचर है उसको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? बच्चों के लिए वर्किंग एक्टिविटी तैयार करते समय, मतलब किसी लैंग्वेज की वर्किंग एक्टिविटी तैयार करते समय एक टीचर को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, उसे क्या करना चाहिए? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर द टास्क, यानी कि जो आप टास्क देने जा रहे हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे देंगे बच्चों के लिए, ठीक। या फिर बी की बात करें, प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी वोकेबलरी रिक्वायर्ड फॉर द टास्क, उस टास्क से संबंधित जो रिक्वायर्ड या नेसेसरी वोकेबलरी है उसे तैयार करने के लिए दे देंगे। या फिर हम बात करें असाइनिंग एन ऑथेंटिक पीस ऑफ राइटिंग टास्क, ठीक है, या फिर राइटिंग टास्क तैयार करने के लिए उनको कहेंगे। या फिर डी चूजिंग ए टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, यानी कि आप एक एक्टिविटी लैंग्वेज संबंधी एक्टिविटी तैयार करते समय चूजिंग अ टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, यानी कि बच्चों की रियल लाइफ से संबंधित, रिलेटेड टू देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, बच्चों के जो वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसा एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे उनके भाषा संबंधी एक्टिविटी तैयार करते समय, जो इस चीज़ को वो समझ पाएँ और उनसे रियल लाइफ या उनके एक्सपीरियंस से संबंधित हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चूजिंग अ टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, यानी कि उनके सराउंडिंग्स, उनके आसपास, उनके इन्वायरमेंट, उनके चारों ओर जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनसे सेलेक्टेड आपको एक एक्टिविटी तैयार करनी है। जो अलग अलग तरह के और चीज़ें दे रखी हैं वो बिल्कुल हट जाएंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स यानी कि बेहतरीन क्वेश्चंस इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। यानी कि पेडागोजी इस तरह से पूछी जाती है तो आपके माइंड, आपके कॉग्निशन की ज़रूरत है, किस तरह से आप सिचुएशंस को हैंडल करते हैं और किस तरह से समझते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चों के सराउंडिंग, बच्चों के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखेंगे किसी भी एक्टिविटी, किसी भी गतिविधि को तैयार करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, सम चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सपोजर टू इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम, मतलब कुछ बच्चों के लिए ऐसा होता है कि उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता। क्लासरूम या स्कूल के अंतर्गत तो उसे इंग्लिश का एक्सपोजर मिलता है, लेकिन वो आउटसाइड क्लास के बाहर जाते हैं तो उनका माहौल, उनका एटमॉस्फेयर, उनकी सोसाइटी इस तरह की है कि वहाँ पे वो इंग्लिश का प्रैक्टिस नहीं कर पाते, या स्पीकिंग की बात करें, स्पोकन इंग्लिश का एक माहौल नहीं मिल पाता क्लास के बाहर। सो द टीचर्स प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन इंग्लिश इज़ एसेंशियल बिकॉज, तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में टीचर की जो स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी है, यानी कि भाषा संबंधित जो प्रोफिशिएंसी है वो ज़रूरी हो जाती है। क्यों ज़रूरी हो जाती है? तो यहाँ ऑप्शन ए, द टीचर कैन एडिट द एरर्स इन स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस, यानी कि स्टूडेंट के जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें एक टीचर सुधार करे, एडिट कर सके। या फिर द स्टूडेंट्स में लिसन टू एंड प्रोसेस द न्यू लैंग्वेज बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट इन इट। सी ऑप्शन कहता है स्टूडेंट्स कैन इमिटेट, प्रैक्टिस एंड ड्रिल द स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेज यूज्ड बाय द टीचर। या डी ऑप्शन, द टीचर कैन गिव मोर टाइम टू ग्रामर ड्रिल्स, यानी कि एक टीचर को ग्रामर ड्रिल्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। या फिर स्टूडेंट्स कैन इमिटेट, बच्चों को अनुसरण करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, यानी कि इमिटेट, दोहराते रहना चाहिए। या फिर बी की हम बात करते हैं तो द स्टूडेंट्स में लिसन टू एंड प्रोसेस द न्यू लैंग्वेज बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट इन इट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि बच्चों को जो एक्सपोजर है आउटसाइड ऑफ द क्लास से बाहर इंग्लिश का एक्सपोजर, इंग्लिश का माहौल नहीं मिल पाता, तो स्टूडेंट्स में लिसन, सबसे पहले तो क्लास के अंदर ही बच्चों को केयरफुली अपने टीचर को सुनना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो उनका प्रोसेस है टू न्यू लैंग्वेज बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट इन इट, तो जो नई लैंग्वेज वो सीखने जा रहे हैं उसमें कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा तभी संभव हो पाएगा तब भी किसी लैंग्वेज का जो टीचर है उसकी जो प्रोफिशिएंसी है कुल मिला के जो उस लैंग्वेज में पारंगत होगा और वो अच्छी तरह से बेहतर स्पोकन इंग्लिश में अच्छी तरह होगा, तो वो क्लास के अंदर ही बच्चों को चाहिए कि उस चीज़ की प्रैक्टिस कराए और उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए कहें। तो इस तरह से एक लैंग्वेज टीचर को चाहिए और बच्चों को भी चाहिए कि वो इस तरह से
इमिटेट करें और अच्छी तरह से उसे सुने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यह इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 9। द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फ्रॉम फ्रेजेस, फ्रेजेस कंबाइन टू फ्रॉम क्लोजेस एंड क्लोजेस जॉइन टू मेक सेंटेंसेस इज नॉन एज। फ्रेंड्स यानी कि वर्ड्स कंबाइंड फ्रॉम द फ्रेजेस, कुल मिला के फ्रेजेस जब भी हम तैयार करते हैं तो किस तरह से हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, और जब भी हम क्लोज तैयार करते हैं, ठीक है, या क्लोज जब भी बनते हैं, बिल्ड करते हैं, तो किस तरह से फ्रेज को हम यूज करते हैं। एंड क्लोजेस जॉइन टू मेक सेंटेंस, और सेंटेंस बनाते समय हम किस तरह से क्लोजेस का यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चंस पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे जो जोड़ा गया है वो साइकोलॉजी से जोड़ा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, दोबारा से क्वेश्चंस को देखते हैं। द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फ्रॉम फ्रेजेस, यानी कि जब हम किसी फ्रेज का निर्माण करते हैं तो वर्ड्स को किस तरह से कंबाइन करते हैं, ठीक है, और एक क्लोज का निर्माण करेंगे तो किस तरह से उसमें फ्रेज जो होते हैं उनको कंबाइन करते हैं, और सेंटेंस बनाते समय क्लोजेस का किस तरह से। ऑल ओवर हम देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बात हो रही है, ठीक है, सेंटेंस का किस तरह से बनावट होती है या बनाते हैं, ठीक है, उसे जो जोड़ा गया है सीधा सीधा पेडागोजी से जोड़ा गया है। सेंटेंस इज नॉन एज, तो इस तरह का जो एक्टिविटी है वो क्या कही जाती है, यानी कि कोलोकेशन या कोलोक्वियल या फिर सेमेंटिक्स या फिर सिंटैक्स। तो फ्रेंड्स सिंटैक्स होता है जब भी हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बात करें, ठीक है, ग्रामर रूल्स की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो वहाँ पे बात होती है सिंटैक्स की, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की। जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो किस तरह से लैंग्वेज को घुमाया, बात सीधी सीधी हो रही है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर, सेंटेंस को किस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है, सेंटेंस किस तरह से तैयार होता है, उसकी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। लेकिन लैंग्वेज को अलग तरीके से घुमाया, सिंपल तरीके से भी पूछ सकता है या इस तरह से पूछ सकता है। तो जब भी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बात हो तो वहाँ पे सिंटैक्स का यूज होता है, ठीक है। सिंटैक्स की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपने ही पढ़ा होगा कि सिंटैक्स जब पढ़ते हैं तो हम सेंटेंस को बनाना सीखते हैं, उसका कॉम्बिनेशन सीखते हैं, ठीक, एंड उसकी स्ट्रक्चर सीखते हैं, रूल सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, तो वो सब सिंटैक्स के अंतर्गत आ जाता है। यदि हम सेमेंटिक्स की बात करें तो सेमेंटिक्स का लास्ट क्वेश्चन भी आया था, जब भी मीनिंग की बात हो वहाँ पर सेमेंटिक्स की बात होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि सिंटैक्स। नेक्स्ट लास्ट इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ स्पेस कॉन्सोनेंट साउंड्स। फ्रेंड्स यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की जब भी हम बात करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल। तो कॉन्सोनेंट्स की कितनी साउंड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बात पूछी गई है 23, 21, 24 या 22। फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ कॉन्सोनेंट साउंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कॉन्सोनेंट है हमारे 21 है, सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल बात है। तो उनकी साउंड्स कितनी, उनकी जो साउंड्स है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा 24। फ्रेंड्स बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स कितनी होती हैं। तो फ्रेंड्स 24, कुल मिला के 24 जो साउंड हैं वो होती हैं 21 कॉन्सोनेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख लीजिए, जो ऑप्शन रहेगा बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स होते हैं 24। तो फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं नेक्स्ट देखो वोवेल्स जो होते हैं, ठीक, वोवेल्स होते हैं 5, लेकिन वोवेल्स के जो साउंड होते हैं फ्रेंड्स, ठीक, साउंड्स की बात करते हैं, कुल मिला के 5 वोवेल्स से हम डिफरेंट साउंड्स बनाते हैं 20, यानी कि 20 साउंड्स होते हैं वोवेल्स से जो तैयार होते हैं, 20 साउंड्स इंग्लिश लैंग्वेज के जब भी हम बात करते हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स की हमने बात की तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे 21, लेकिन उनकी जो साउंड्स होते हैं वो होते हैं 24, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स 21 यानी कि 21 कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स हो गए 24, 24 और 5 वोवेल्स के साउंड्स हो गए 20। तो टोटल हम देख पाएंगे तो टोटल जो साउंड्स होती हैं, ठीक है, टोटल होती हैं 44, यानी कि 20 एंड 24 44 ये हो गए टोटल साउंड्स। कुल मिला के जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 अल्फ़ाबेट्स, टोटल जो साउंड्स हो गए 24 हो गई, और यानी कि वोवेल्स की बात करें तो साउंड्स 20 एंड कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो 24। तो फ्रेंड्स ये कुछ यानी कि इंक्लूडेड इन्फॉर्मेशन थी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशंस हेल्प कर जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछा जाता है क्वेश्चंस के हिसाब से क्वेश्चंस का ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन रहेगा एनालाइसिस रहेगा, यानी कि डिस्कशन के थ्रू और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। तो फ्रेंड्स ये था यानी कि इंग्लिश पेडागोजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट 10। आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी।
जो सेलेक्टेड क्वेश्चन से आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। यदि इफ़ यू लाइक द सेशन, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। That was SP Singh signing off.